Lecture number 14 of control system is about time domain analysis of first order system। ये हमारे previous lecture की continuation है। आज हम study करेंगे practical determination of transfer function of first order system or effect of zeros and poles on first order system। So let's start. Often it is not possible or practical to obtain a system transfer function analytically. Perhaps the system is closed and the components part are not easily identifiable। तो इस केस में जबकि हम आसानी के साथ फाइंड आउट न कर सके अपने ट्रांसफ़र फंक्शन को बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, तो फिर क्या द सिस्टम स्टेप रिस्पॉन्स कैन लीड टू रिप्रेजेंटेशन इवन दो द इनर कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट नोन। तो सिस्टम के स्टेप रिस्पॉन्स से जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया, हम ये ट्रांसफ़र फंक्शन ले सकते हैं। विद स्टेप इनपुट वी कैन मेजर द टाइम कांस्टेंट एंड द स्टेडी स्टेट वैल्यू फ्रॉम विच द ट्रांसफ़र फंक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स के लिए जब हम स्टेप इनपुट देते हैं तो टाइम कांस्टेंट को हम अगर फाइंड आउट कर लें उससे और स्टेडी स्टेट वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो हम अपने ट्रांसफ़र फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जेनेरिक फॉर्म है हमारे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स की। इफ़ वी कैन आइडेंटिफाई टी एंड के, टी क्या है हमारे पास टाइम कांस्टेंट, के इज़ द डीसी गेन, तो हम यहाँ से अपना ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका हमें पता हो और ये टाइम कांस्टेंट टी का पता हो, ये हमें पता है कि जेनेरिक फॉर्म है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स की, तो यहाँ से हम अपना ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें, फॉर एग्जांपल एज्यूम द यूनिट स्टेप रिस्पांस गिवन इन अ फिगर। यहाँ पे हमने यूनिट स्टेप दिया अपने एक सिस्टम को, सिस्टम से हमें सिस्टम रिस्पांस मिला जिसका ये ग्राफ यहाँ पे इस फिगर में शो हो रहा है। यूनिट स्टेप मिला इनपुट पे, सिस्टम ने प्रोसेस किया, आउटपुट पे हमें ये रिस्पांस मिला सिस्टम का। तो अब देखते हैं यहाँ पे फ्रॉम द रिस्पांस वी कैन मेजर द टाइम कांस्टेंट, दैट इज़ द टाइम फॉर द एम्पलीट्यूड टू रीच 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। अब देखें यहाँ पे जो भी फाइनल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इट इज़ 0.7, इससे थोड़ी अबव आ रही है हमारे पास, तो उसका 63% जब अचीव होगा तो जितने टाइम में उसको हम कहेंगे वो हमारे पास टाइम कांस्टेंट है। तो 63% ऑफ गेन जब हम ये लेंगे, ठीक है, और जितने टाइम में ये अचीव होगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास इसका टाइम कांस्टेंट है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंस द फाइनल वैल्यू इज़ अबाउट 0.72, हम ये कहते हैं हमारा जो गेन है, सिंपल गेन, वो 0.72 है। अब इसका हम मेजर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि इसका 63% हमारे पास क्या आएगा। तो ये एवल्यूशन हमारी यहाँ पे हो रही है 0.63 इंटू 0.72, तो ये हमारे पास 0.45 आता जाता है। 63% कितना आता है? 0.45। यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास कहीं पे आएगी। तो ये जब हम यहाँ पे ये वैल्यू देख लेते हैं कि यहाँ पे 63% आ गया, कितने टाइम में ये अचीव हुआ, अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं कि इस ग्राफ से ये देखते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे पास 0.13 सेकेंड में ये वैल्यू हमारे पास आई। तो टी हमारे पास इस केस में जो टाइम कांस्टेंट है वो आया 0.13 सेकेंड्स। अब के हमारे पास सिंपली स्टेडी स्टेट वैल्यू है, जो कि गेन है इसका वो हमारे पास 0.72 है। तो इससे हम अब ट्रांसफ़र फंक्शन अपना बना सकते हैं, सी एस डिवाइड बाई आर ऐसा हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख लिया गेन टाइम कांस्टेंट एस प्लस 1 अपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स की जो इक्वेशन आ रही है उसमें हमने ये चीज़ें लिख ली। यहाँ से हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो कि हमारे पास इस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। अब देखते हैं कि इफ़ेक्ट क्या होता है ज़ीरोज़ का हमारे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे। तो ज़ीरोज़ एंड पोल्स हमारे पास वो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल हमारे पास ज़ीरो हो जाते हैं।
ये चीज़ें हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास पोल जो है वो सिस्टम के रिस्पांस को इनफाइनाइट बनाता है, जबकि हमारे पास ज़ीरोज़ जो हैं वो सिस्टम के रिस्पांस को ज़ीरो करते हैं। ठीक है, जितना अगर ये दोनों चीज़ें पोल्स एंड ज़ीरोज़ अगर कंबाइन करके लिखें तो ज़ीरोज़ जो हैं हमारे पास पोल के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। जितना ज़ीरो पोल के करीब होगा उतना ही पोल का इफ़ेक्ट हमारे पास कम होता जाएगा, और अगर ज़ीरो जो है एग्जैक्टली पोल के ऊपर आए तो वो ज़ीरो के इफ़ेक्ट को कम्प्लीटली कैंसिल आउट कर लेगा। अब यहाँ पे हम देखें इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे ज़ीरो हमारे पास आ रहा है -1 ओवर अल्फ़ा पे, और पोल हमारे पास आ रहा है -1 ओवर टी पे। अब स्टेप रिस्पांस, अगर इसी सिस्टम को हम स्टेप रिस्पांस दें, स्टेप इनपुट दें, तो उसका स्टेप रिस्पांस हमारे पास क्या आएगा। अब अगर हम इसको स्टेप इनपुट दे दें जो कि हमारे पास 1 ओवर एस होगा, अगर ये हमारे पास इनपुट इसके लिए आ जाए तो इसका स्टेप रिस्पांस हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। क्या होगा, स्टेप रिस्पांस इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये 1 ओवर एस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये स्टेप रिस्पांस आ गया हमारे पास इस सिस्टम का। अब पार्शियल फ्रैक्शन हमने की, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई की यहाँ पे, उससे हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से आई। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम इसका लेंगे हम टाइम डोमेन में चले जाएंगे। जब हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो हम टाइम डोमेन में आ गए, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक ज़ीरो भी आ रहा है, और वो ज़ीरो जो है अल्फ़ा माइनस टी पे है। ठीक है, अल्फ़ा माइनस टी पे हमारे पास एक ज़ीरो भी यहाँ पे आ रहा है। ये हमारे पास जो है फोर्स्ड रिस्पांस आ जाएगा, ये हमारे पास नेचुरल रिस्पांस आ जाएगा। फोर्स्ड रिस्पांस हमने बात की थी कि ये बिकॉज ऑफ इनपुट है, और नेचुरल रिस्पांस जो है ये हमारे पास सिस्टम रिस्पांस आ जाता है। ठीक है, इनपुट इसमें इंक्लूड नहीं है, इनपुट हमारे पास फोर्स, और दोनों रिस्पॉन्सेस का कॉम्बिनेशन हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अब जब हम इस इक्वेशन का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो विद ज़ीरो जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वो इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, और हमारे पास जो a माइनस टी है ये ज़ीरो की लोकेशन बनेगी, और विदाउट ज़ीरो जो हमारे पास बन रहा था, जो हमने रिस्पांस देखा था वो इस तरीके से था। ये रिस्पांस हमारे पास विदाउट ज़ीरो बन रहा था। तो अब हमने देखा कि विद ज़ीरो जो है हमारे पास सिस्टम का रिस्पांस क्या आ रहा है, उसके लिए हमने इक्वेशन बना ली। अब देखें हमारे पास जो रिस्पांस था विदाउट ज़ीरो वो ये था, उसके लिए टाइम डोमेन में जब हमने इक्वेशन बनाई वो ये बनी, और अभी जो हमने देखा विद ज़ीरो जो है हमारे पास जो इक्वेशन बन रही थी वो ये बन रही थी, और टाइम डोमेन में इस इक्वेशन को हमने लिखा तो इक्वेशन हमारे पास विद ज़ीरो ये आ गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम कहें कि टाइम कांस्टेंट इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, ये टाइम कांस्टेंट जो है ये अल्फ़ा से अगर ग्रेटर हो तो यहाँ पे नंबर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नंबर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो इस केस में आप देखें यहाँ पे हमारे पास -n आ रहा है, बाकी आगे टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म हमारे पास वही है, लेकिन एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है माइनस टर्म के साथ। इसको फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, k को कांस्टेंट बाहर निकले 1 माइनस हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब ये एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म जो है ये हमारे पास 1 से यहाँ पे माइनस हो रही है। तो इस केस में अगर हम देखें हमारे पास जब t ग्रेटर देन अल्फ़ा हो और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव टर्म आए और वो 1 से माइनस हो हमारे डिकेइंग, तो हमारे पास रिस्पांस इस टाइप का बनेगा। ठीक है, जब यूनिट स्टेप रिस्पांस उसका ग्राफ हमारे पास इस तरह बनेगा, क्योंकि ये 1 से हमारे पास ये टर्म माइनस हो रही है। जब ज़्यादा वैल्यू 1 से माइनस होगी तो हम यहाँ पे कम पे होंगे, और आखिर में हम जो है अपने गेन की तरफ चले जाएंगे। अब अगर यहाँ पे ये वैल्यूज़ इसमें गिवन हैं, यही वैल्यूज़ हम देखें
तो इस ग्राफ की शेप हमारे पास इस तरीके से बन जाएगी। डिकेइंग टर्म हमारे पास इस तरीके से आएगी और वो हमारे पास 1 से माइनस हो रही है। अगर 1 से ग्रेटर टर्म माइनस होगी तो हम लोएस्ट पॉइंट पे होंगे, और ये डिकेइंग टर्म जिस तरह इस तरीके से आएगी यहाँ पे हम ऑपोजिटली इसी तरह ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे और अपने स्टेडी स्टेट वैल्यू की तरफ आएंगे। ठीक है, और ये कब होगा? जब t ग्रेटर देन अल्फ़ा होगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस टर्म आएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें t इज़ लेस देन अल्फ़ा हो, ठीक है, टाइम कांस्टेंट इज़ लेस देन अल्फ़ा हो, तो क्या होगा यहाँ पे जब ये वैल्यूज़ बी गिवन है 1 + 2 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 - 1 आएगा, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव टर्म आएगी। पॉजिटिव टर्म है। अब ये हमारे पास 1 से माइनस नहीं हो रही। जब 1 से माइनस नहीं हो रही तो ये डिकेइंग टर्म जो है उसी तरह यहाँ से शुरू हो जाएगी और इसमें प्लस होगा। हमारे केन में ये टर्म प्लस होगी और फिर हम अपने स्टेडी स्टेट वैल्यू की तरफ आएंगे। ये तब होगा जब यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन आएगा। अल्फ़ा को हम देखते हैं कि अल्फ़ा जितना हमारा छोटा होगा हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, अल्फ़ा जितना हमारा ग्रेटर होता जाएगा हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। यहाँ पे अब देखें अल्फ़ा जो है वो हमारे पास t से छोटा है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्म से स्टेडी स्टेट वैल्यू की तरफ आ रहे हैं। तो इससे हम ये इसका रिज़ल्ट बना सकते हैं कि अगर t हमारे पास ग्रेटर देन अल्फ़ा हो, यहाँ पे नेगेटिव टर्म आए, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अगर t इज़ ग्रेटर लेस देन अल्फ़ा हो, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म आए, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और अगर इसको हम लिखें विदाउट ज़ीरो, ज़ीरो ना हो स्टेप रिस्पॉन्स ये आएगा, विद ज़ीरो हो दो केसेस बनेंगे। ठीक है, t इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा ये ग्राफ बनेगा, t इज़ लेस देन अल्फ़ा ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अब अगर हम इन पोल और ज़ीरो की मैपिंग करें, देखें इसका इफ़ेक्ट हमारे पास क्या पड़ता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की जो इक्वेशन है वो इस तरीके से आ रही है। अब हम देखें यहाँ पे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास s+1 आ रहा है। s+1 है तो इसका मतलब है पोल हमारे पास -1 पे आ रहा है। टाइम कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे s के साथ 1 आएगा, तो टाइम कांस्टेंट 1 यानी कि 1 सेकेंड। ठीक है, अगर पोल ये -1 पे आए तो हम जो हैं 1 सेकेंड लेगा हमारा सिस्टम रिस्पॉन्ड करने में, यानी 63% वैल्यू तक पहुंचने में वो कितना टाइम लेगा? 1 सेकेंड लेगा। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास पोल -2 पे आ जाए, -2 पे आए तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम आएगा टाइम कांस्टेंट वो 0.5 आ जाएगा। अब पोल इस तरफ आ रहा है, टाइम कांस्टेंट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, टाइम कांस्टेंट डिक्रीज़ हो रहा है, यानी अगर हम पोल 1 पे था तो हमें 1 सेकेंड लग रहा था, अब पोल -2 पे आ गया तो हमें 0.5 सेकेंड लग रहा है 63% ऑफ वैल्यू को अचीव करने में, यानी सिस्टम थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है। अब अगर पोल हमारा -3 पे चला गया, टाइम कांस्टेंट इसी तरीके से हमारे पास 0.33 आ जाएगा। तो क्या है, अब पोल हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, टाइम कांस्टेंट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि सिस्टम हमारा जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, क्विक रिस्पॉन्स आएगा सिस्टम में। ठीक है, पोल्स के नेगेटिव की तरफ जाने से टाइम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है और सिस्टम का रिस्पॉन्स हमारे पास क्विक हो रहा है। अगर इसी का हम कंपैरिजन करें, देखें यहाँ पे अगर पोल हमारा -1 पे आ रहा है, पोल अगर -1 पे है, टाइम कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। हम देखेंगे कि 1 सेकेंड में ये हमारे पास यहाँ पे 63% वैल्यू को अचीव कर रहा है, और स्टेबल वैल्यू पे जाने के लिए, स्टेडी स्टेट वैल्यू पे जाने के लिए इसको नियरली 5 सेकेंड लग रहे हैं। अब यही पोल अगर हम -10 पे कर दें, -10 पे कर दें तो हमारे पास टाइम कांस्टेंट जो है 0.1 सेकेंड आ जाएगा। यहाँ पे 63% वैल्यूज़ जो हमारे पास यहाँ पे अचीव होगी। और
स्टेडी स्टेट वैल्यू पे जाने के लिए हमें देखें 0.5 सेकेंड लगेगा। तो यहाँ पे सिस्टम का रिस्पांस क्विक हो जाएगा, जल्दी सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट देखें, अगर ज़्यादा आ रहा है हमारे पास तो सिस्टम का रिस्पांस स्लो हो रहा है। ये कंपैरिजन से भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जब डिले आ जाए। अब ये एक ट्रांसफ़र फंक्शन है। फॉलोइंग ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ द जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद टाइम डिले, टाइम लेग। यहाँ पे हम देखते हैं कि टी डी की हमें टर्म नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं टाइम डिले है ये। अब जितना टाइम डिले होगा, यहाँ पे देखें, अगर सिस्टम को हम यूनिट स्टेप दे रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम का रिस्पांस है, तो ये रिस्पांस एकदम से ऐसे शुरू नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे हमारे पास टाइम डिले आ रहा है। जितना डिले टाइम होगा, उस डिले टाइम के बाद से ही सिस्टम रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें इस एग्ज़ाम्पल में, ये हमारे पास इक्वेशन है, 3 सेकेंड हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, यहाँ पे हम -2 आ रहा है। इसी का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे डिले टाइम जो है, डिले टाइम वो हमारे पास 2 सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, 2 सेकेंड में हमारे पास ये डिले टाइम आ जाएगा। अब सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा आफ्टर 2 सेकेंड। आफ्टर दिस डिले ये सिस्टम हमें रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, और टाइम कांस्टेंट आफ्टर डिले टाइम ही आएगा। ठीक है, अगर 2 सेकंड का डिले है 3 सेकंड का, तो ये 63% पे वैल्यू पे जाने के लिए फिर 5 सेकंड लेगा ये सिस्टम। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डिले टाइम कंसिडर किया जाएगा। अब देखें एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स। अगर हम देखेंगे हमारे पास ये आर्मेचर कंट्रोल मोटर जो है, ये एक एग्जांपल है। अगर यहाँ पे इस को हम इनिशियली 0 कंसिडर करते हैं, ये एरिया हमारे पास ये जो है ए आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट जो है ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। के टी हमारे पास कांस्टेंट है, आर ए हमारे पास ये रेजिस्टर है, जे एस हमारे पास इनर्शियल फोर्स है, बी हमारे पास ये यहाँ पे फ्रिक्शनल वो आ जाएगी कांस्टेंट। के टी के भी हमारे पास कांस्टेंट है इसके, और आर ए डिवाइड बाय आर ए यहाँ पे ये रेजिस्टर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का एक सिस्टम है। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम को देखें तो ये भी हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम बन रहा है। सिंपल आरसी सर्किट जो है, ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। ये हम किरचॉफ लॉज जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उससे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी सिंपल। इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। या मैकेनिकल सिस्टम में हम देखें तो इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ये बन रहा है, उसी की इक्वेशन है। तो ये हमारे पास इस तरह की एग्जांपल जो हैं ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की है। तो यहाँ पे एंड करते हैं अपने इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 14। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लेक्चर 15 स्टार्ट करेंगे।